अक्सर किसी देश के संविधान को समझना ना बड़ा मुश्किल लगता है। इतने सारे नियम कानून कहाँ से शुरू करें। लेकिन भारत के संविधान ने हमें एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट दी है। वो है प्रस्तावना। अब इसे सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट मत समझिए। ये तो पूरे संविधान का सार है, उसकी आत्मा है, उसका दिल है। और इसी बात को ना एक बहुत ही ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया था महान जूरिस्ट एन ए पालखीवाला ने। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। सोचिए कितना सही कहा। जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड बताता है कि कोई कौन है, उसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं, ठीक वैसे ही ये प्रस्तावना हमारे देश की पहचान, उसके कोर वैल्यूज और उसके मकसद को बस कुछ शब्दों में बता देती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो पहचान पत्र है ना, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। हमारा ओरिजिनल संविधान वो एक मास्टरपीस था। उसे टाइप नहीं किया गया था, उसे हाथ से लिखा गया था, कैलीग्राफी में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे कलाकारों ने। और हर पन्ने को नंदलाल बोस जैसे आर्टिस्ट्स ने अपनी कला से सजाया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसे कितने प्यार, कितनी लगन और सम्मान के साथ तैयार किया गया होगा। तो चलिए अब इस आइडेंटिटी कार्ड को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर इसमें लिखा क्या है? इसे समझने के लिए हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर को 4 मेन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला, ये बताता है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। दूसरा, भारत कैसा देश होगा, यानी नेचर ऑफ द स्टेट। तीसरा, हमारे संविधान के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और चौथा, इसे अडॉप्ट कब किया गया, यानी डेट ऑफ अडॉप्शन। बेसिकली ये पूरा ब्लूप्रिंट है। और जो पहला पॉइंट था, पावर का सोर्स, वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसकी शुरुआत ही होती है उन 3 सबसे पावरफुल शब्दों से, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये संविधान हमें किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया। ये हमने, भारत के लोगों ने खुद को दिया है। असली पावर जनता के हाथ में है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारे देश का कैरेक्टर कैसा है। इसे बताने के लिए प्रस्तावना में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कीवर्ड है सॉवरेन, यानी संप्रभु। इसका मतलब बहुत सिंपल है। भारत अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी, हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, ये सब हम तय करेंगे। कोई बाहर की ताकत हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। फुल इंडिपेंडेंस। इसके बाद आता है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। हाँ, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया था। अब भारत में समाजवादी का मतलब वैसा नहीं है जैसा शायद कुछ और देशों में हो। यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स साथ साथ काम करते हैं। मेन गोल क्या है? गोल है इनइक्वालिटी को कम करना, चाहे वो दौलत की हो या अफसरों की, और ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को एक डिसेंट लाइफ मिले। अगला शब्द है सेक्युलर, यानी पंथ निरपेक्ष। ये भी 1976 में ही जोड़ा गया था। और पता है, भारत का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया में काफी यूनिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट धर्म से नफरत करता है। नहीं, इसका मतलब है कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा और सबको प्रोटेक्ट भी करेगा। ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से काफी अलग है। जैसे अगर फ्रांस में देखें तो वहाँ स्टेट और रिलीजन के बीच एक दीवार है, अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। पर भारत का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ स्टेट सभी धर्मों का बराबर सम्मान और संरक्षण करता है। ये ज्यादा इंक्लूसिव मॉडल है। और आखिर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए इसे तोड़ते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार को लोग चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस, और रिपब्लिक का मतलब है कि जो देश का हेड है, यानी हमारे प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्टेड होते हैं। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। मतलब पावर लोगों के पास है और देश का सबसे ऊंचा पद किसी भी आम नागरिक के लिए खुला है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आइडियल्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनका हमारी डेली लाइफ से कोई लेना देना है? चलिए एक एकदम अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल लेते हैं। एक होटल का बिजनेस। इन सिद्धांतों का एक होटल से क्या लेना देना हो सकता है? यकीन मानिए, लेना देना है और बहुत गहरा है। देखिए, जैसे हमारा संविधान हम भारत के लोगों के लिए है, वैसे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसके लिए है? मेहमानों के लिए। हमारा जो सिद्धांत है ना, अतिथि देवो भव,
वो असल में वी द पीपल वाली स्पिरिट का ही एक रिफ्लेक्शन है। चलिए इस टेबल को देखते हैं, प्रस्तावना के वैल्यूज होटेलिटी में कैसे दिखती हैं। सबसे पहले जस्टिस यानी न्याय। इसका मतलब है कि होटल में हर गेस्ट और हर एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। फिर है इक्वालिटी यानी समानता, मतलब स्टाफ के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और हर गेस्ट के लिए सर्विस का स्टैंडर्ड एक जैसा हो। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, गेस्ट्स को अपना कल्चर एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो, हाँ बस होटल के सेफ्टी रूल्स के दायरे में। और सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, जैसे किसी की डाइटरी नीड्स का ध्यान रखना, वेजिटेरियन या हलाल फूड ऑप्शंस देना, सभी की मान्यताओं का सम्मान करना। देखा कैसे बड़े बड़े आइडियल्स प्रैक्टिकल एक्शन में बदलते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या ये प्रस्तावना हमेशा से ऐसी ही थी या इसे बदला जा सकता है? क्या ये पत्थर की लकीर है? चलिए इसकी एवोल्यूशन की कहानी देखते हैं। इसकी लीगल जर्नी में ना बड़े ड्रामेटिक ट्विस्ट्स आए हैं। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन फिर 1973 में आया लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा नहीं, प्रियम्बल संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसी फैसले के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए। और केशवानंदा भारती केस ने हमें एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये एक तरह का सेफ्टी शील्ड है हमारे संविधान के लिए। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, लेकिन वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उन्हें नहीं छू सकती। ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से गार्ड है। तो इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी प्रस्तावना समय के साथ इवॉल्व हो सकती है, अडैप्ट कर सकती है, लेकिन जो इसकी कोर आइडेंटिटी है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के बीच एक शानदार बैलेंस है। तो ये सब समझने के बाद हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, हम भारत के लोग। अगर इस संविधान को, इस प्रस्तावना को शक्ति हम लोगों से मिलती है, तो इसमें जो वादे किए गए हैं, जो सपने देखे गए हैं, उन्हें पूरा करने की, उन्हें जिंदा रखने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए। The preamble to the Indian Constitution. I know it sounds a little heavy, right? But what if I told you its most important ideas are actually at play in a place you've probably been to dozens of times? A hotel. Yeah, seriously. Let's dive into this pretty unexpected connection. All right, so first things first, what even is a preamble? It sounds super formal, but you can really just think of it as a country's mission statement. Simple as that. You know, there was this brilliant legal mind, N.A. Palkhivalala, who came up with the perfect way to describe it. He basically said, look, if the Constitution was a person, the preamble would be its ID card. It tells you everything you need to know about it, who it is, what it's all about, in just a few lines. So here's the key takeaway. The preamble, it's not just some fluffy intro. Nope. It's the absolute soul of the Constitution. It's the mission, the vision, it's the why behind every single law and rule that comes after it. Okay, so if this document is so powerful, where does that power actually come from? Is it from a king, some old government? Nope. The answer is hidden in plain sight, right at the very start. These words, they're everything. We the people of India. This isn't just poetry, it's a declaration. It means the ultimate power, the final say, doesn't belong to any government or any ruler. It belongs to the citizens. The Constitution was made by the people, for the people. Period. And boom, that brings us right back to our hotel analogy. The Constitution says everything is for the people. Well, what does the hospitality industry say? Atiti Devo Bhava. The guest is God. See the parallel? In both worlds, everything is built around serving the most important person in the room. So what promises does this ID card actually make? Well, it all boils down to 5 core values, the pillars that are meant to hold up the entire nation. We're talking about justice, liberty, equality, fraternity, and secularism. Now, these aren't just abstract, lofty words. They were very deliberately chosen to be the bedrock of the country. And the cool part is seeing how these huge ideas actually pop up in our day-to-day lives.
All right, this is where it all comes together. Let's metaphorically check in and see how these massive constitutional values actually work in the real world, inside a hotel. Okay, look at this. This is where those big ideas become super practical. Take justice. It's not just about judges and courtrooms. In a hotel, it's about paying your staff a fair wage and making sure you never, ever discriminate against a guest. Then there's liberty. You know, the freedom for guests to dress how they want or eat what they want. But of course, that's balanced with hotel rules so that one person's liberty doesn't ruin someone's stay. How about equality? This one's easy. It means the VIP in the penthouse suite and the student in the standard room should get the same level of respectful service, no exceptions. Fraternity, that sense of community, you see that all the time. A hotel is a melting pot where people from totally different backgrounds meet and coexist under one roof. And finally, secularism. A good hotel practices this by, say, offering halal or other dietary options, or just be mindful of a guest's fasting schedule during a religious festival. It's all right there. So we've seen how the preamble isn't just words on a page. But you might be thinking, okay, that's a neat analogy, but why does this old text still matter so much today? Well, because its job is nowhere near done. Think of the preamble as a moral compass, and it's not just for politicians or judges, it's for all of us. It's the blueprint for how businesses should act, how we should treat each other. It's that constant reminder of the kind of country we're all trying to build. I love this quote. The preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic. It's such a powerful way to put it, right? It's not just about where we've been. It's a guide to our future. It's the destiny we're always, always working towards. So you see, the preamble isn't locked away in some dusty book. It's alive and it's all around us. So here's a little challenge for you. The next time you're out and about, at work, at a coffee shop, maybe even a hotel, try to spot it. Where do you see these values, justice, liberty, equality, in action? It's a really interesting thing to look for. Thanks so much for joining me on this explainer.